हैं। कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डीपीआर, जो हमने देखा था डेली प्राइस रेंज होती है शेयर्स की और इंडेक्स की। तो अब हम आज का अगला टॉपिक करेंगे और इसमें हम देखेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। तो स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस क्यों लेना चाहिए ये समझेंगे। तो आज हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो देखिए, नॉर्मली मार्केट में कोई भी ना लॉस करना नहीं चाहता है और कोई भी ये नहीं सोचता है कि अगर वो ट्रेड करेगा तो उसमें उसे लॉस होगा। कोई भी नेगेटिव चीजों को नहीं सोचना चाहता। पर ये बहुत सही चीज है कि आप जब स्टॉक मार्केट में काम करने आते हैं तो आपको ये पहले सोचना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो क्या होगा और आपका जो लॉस है वो कितना आप लेने के लिए तैयार हैं। इस मार्केट में अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो आप मार्केट में बहुत लंबे समय तक ना केवल टिकेंगे बल्कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी रह सकते हैं। तो यहां पर देखिए, एक बात तो तय हो जाती है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी 100 में से 100 ट्रेड सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि जो भी हम सोचें बिल्कुल ठीक वैसा ही हो, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। और 100 में से 100 बार तो कभी नहीं होता। यानी आप अगर स्टॉक मार्केट में बात करें तो आप अगर 100 में से 70 बार भी ठीक हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। अगर 80 बार ठीक हो जाते हैं तो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर 90 बार ठीक हो जाते हैं तो ये आप समझिए एक मिरेकल की तरह है। तो आप ये समझिए कि स्टॉक मार्केट में अगर आप गलत होते हैं तो उस गलती से आपको क्या सीखना है। तो उस गलती से आपको सीखना है कि आप कोशिश करिए कि जब आप प्रॉफिट मार्केट में करें तो वो बड़े होने चाहिए और जो लॉसेस आप मार्केट में करें वो छोटे होने चाहिए। तो अगर आप इस फॉर्मूले पर काम करते हैं तो आप यकीन मानिए आप केवल 40% की एक्यूरेसी पर, जहां पर आप केवल 40 बार सही होंगे और 60 बार गलत होंगे, आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं और काफी अच्छे प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो आप समझेंगे कि 40% की जो एक्यूरेसी है वो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो यहां पर एक बहुत सत्य, एक बहुत बड़ा सत्य है वो ये कि स्टॉक मार्केट में जिस तरह से प्रॉफिट होते हैं उसी तरह से लॉसेस भी होना एक कॉमन फिनोमिना है और सबके साथ ऐसा होता है। तो क्यों आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए, क्यों ये आपको प्रोटेक्ट करता है और क्यों ये आपको स्टॉक मार्केट में जीतना सिखाता है, अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए स्टॉप लॉस होता क्या है। तो देखिए, स्टॉप लॉस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप अपनी गलती को स्वीकारते हैं और गलत होने की वजह से आप लॉस बुक कर कर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, जिससे आपका फर्दर लॉस नहीं होता। और इसी को हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। अब स्टॉप लॉस लेने का एक फायदा ये है कि आप जैसे ही स्टॉप लॉस लेते हैं आप अपनी टेंशन खत्म कर देते हैं उस ट्रेड के रिगार्डिंग, जिससे आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं। और दूसरा ये कि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहता है और आप अगले ट्रेड से उस लॉस को कवर करने की स्थिति में होते हैं। तो स्टॉप लॉस जो लोग नहीं लेते हैं उनके साथ क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अब देखिए, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। नॉर्मली एज अ ट्रेडर आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए, पर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अच्छे शेयर्स में स्टॉप लॉस नहीं लिए जाते, बल्कि जब स्टॉक नीचे आते हैं तो वहां पर और बाय किया जाता है। तो ये चीज पहले क्लियर कर लीजिएगा। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट में ये बोला जाता है कि 1 रुपए का जो शेयर है ना स्टॉक मार्केट में, वो 1,000 रुपए के शेयर को मैंने 1 रुपए का होते हुए भी देखा है। तो आप देखेंगे कि जब मार्केट नीचे जाता है तो 1,000 रुपए की चीज 1 रुपए हो जाती है और जब ऊपर जाता है तो 1 रुपए की चीज जो है वो 1,000 रुपए हो जाती है। और ये मार्केट का सबसे बड़ा सच है, ऐसा मार्केट में होता है। इसीलिए मार्केट को लोग, कई लोग जो जिनको मार्केट में पैसा कमाना नहीं आता, वो लोग मार्केट को गालियां देते हैं और मार्केट को गैम्बलिंग भी बोलते हैं। और जो लोग मार्केट में पैसा कमाना सीख जाते हैं वो जानते हैं कि मार्केट बहुत अच्छी जगह है एक बिजनेस करने की, जहां पर कोई भी जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है।
अब यहाँ पर वो लोग जो गलतियां करते हैं, वो गलतियां किस तरह से करते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। तो इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं जहां पर 1,000 रुपए का जो स्टॉक है वो 1 रुपए का होगा। अब देखिए नॉर्मली ह्यूमन साइकी ये कहती है कि जब ना आप किसी चीज को 1,000 रुपए पे खरीदते हैं, तो जैसे ही वो 900 रुपीज पर आता है ना, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, और आप क्या करते हैं, आप इसको और ऐड कर लेते हैं। अब मान लेते हैं ये स्टॉक 500 हो गया, तो आप इसको और ऐड कर लेंगे। और किसी दिन ये 100 रुपए का हो गया, तो फिर आप हर संभव प्रयास करके कहीं से भी पैसा जुटाएंगे और इसको यहाँ पर बाय कर लेंगे। और फिर जब ये 1 रुपए हो जाएगा, तो कोई ऐसा रीजन नहीं बचेगा जिससे कि आपको दुख ना हो। यानी हर तरफ से आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि भाई मैंने उस दिन मार्केट में क्यों यहां पर अपना लॉस बुक नहीं किया, जबकि मुझे लॉस बुक करना चाहिए था। अब नॉर्मली ऐसा जिन शेयर्स के साथ होता है, उन शेयर्स में स्टॉप लॉस लेने की वजह से जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहता है। अब एक एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ पे 1,000 रुपए का शेयर है जो 1 रुपए हो चुका है, यानी कैपिटल ऑलमोस्ट 99 सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हेलो। 9% इरोड हो चुकी है, यहाँ सर पर आवाज नहीं आ रही सर कैपिटल आपकी। सर इरोड हो चुकी है। और सर आपकी यहाँ आवाज पर ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज सबके लिए ब्रेक हो रही है, या किस किस को मेरी आवाज आ रही है, पहले सर बताइए। बीच में ब्रेक हो गई थी आपकी आवाज। सर जी बीच में सर, ब्रेक हो गई थी। नहीं आ रही थी। अब ठीक आ रही है? हाँ जी सर। जी सर। ओके, सो दोबारा से शुरू करते हैं स्टॉप लॉस को। तो देखिए स्टॉप लॉस जैसा मैंने बताया एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मार्केट में आप प्रॉफिट की जगह एक लॉस बुक कर लेते हैं, जिससे आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहता है, और आपको फर्दर मार्केट में ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो आपके पास कैपिटल बचा है उससे अपने लॉस को कवर कर पाए। तो इसीलिए आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जहां पर 1,000 रुपए की चीज 1 रुपए तक गिरती है, और ऐसी भी बहुत सारी कहानियां होती हैं जहां पर 10 रुपए की जो चीज है वो 1,000 रुपए तक जाती है, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार देखा है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टॉप लॉस किस तरह से आपकी मदद करता है। तो देखिए मान लेते हैं कि स्टॉक है जो 1,000 रुपीज का है। अब ये 1,000 रुपीज से मान लेते हैं गिरता गिरता 900 रुपए पे आ गया, फिर 900 से 500 रुपए तक गिरा, फिर 500 से 100 रुपए तक गिरा, और 100 रुपए से फाइनल 1 रुपए चला गया। अब नॉर्मली ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेडर ये करते हैं, अच्छा शेयर है तो इतना नीचे जाएगा नहीं, पर अगर बुरा शेयर है तो ये कभी ऊपर आएगा नहीं। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने एवरेज किया हर लेवल पर, यहाँ पर भी बाई किया, 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 और यहाँ पर भी बाई किया, तो अगर हर लेवल पे वो बाय करता चला गया तो क्या होगा, होगा ये कि एक टाइम के बाद यहाँ पर जैसे ही वो 1 रुपए आएगा शेयर, तो ये जो ट्रेडर है 99.99% अपनी कैपिटल सारी इरोड कर चुका होगा। तो यहाँ पे इसको लॉस हो चुका होगा इतने पैसे का। अब इसको कवर करने के लिए इसको 10,000% का रिटर्न चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब सोचिए कि अगर उसने इस सिचुएशन में यहां पर स्टॉप लॉस ले लिया होता, तो यहां पर इस केस में उसके पास अभी भी 900 रुपए बचे हैं, और यहां पर ये 10% का जो लॉस है उसने बुक कर लिया है। अब देखिए 900 को 1,000 रुपीज बनाना आसान काम है, 1 रुपए को 1,000 रुपीज बनाना नामुमकिन काम है। तो इसीलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस लेना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। और अगर बुरे शेयर में आप ट्रैप हो गए हैं, वहां भी आपको स्टॉप लॉस जरूर लेना चाहिए। अब स्टॉप लॉस ना केवल आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि आपको मार्केट में खड़ा रखता है, और आपको जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी है उनको भी ग्रैब करने में सर मदद करता है, क्योंकि आपके पास आपका इंटरनेट 100 रुपीज बहुत पर। सही नहीं चल रहा है सर। जी सर, आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है आज।
देखो मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है, मतलब बहुत अच्छा स्पीड है इसकी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ये। इससे फास्ट तो इंडिया में इंटरनेट है नहीं, देखो। अभी तक नहीं हो रहा था सर, अगर आज पता नहीं 1000 क्यों हो रहा एमबीपीएस वाला लिया हो, अब इससे भी ज्यादा क्या ही होता है सोचो। अब तो फिर टेक्निकल है। स्पॉट में कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। सो एनीवेज, आज ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा फिर। तो अब ये जो, जैसा मैंने आपको बताया, अब ये जो मैंने बताया आपको कि मान लेते हैं आपने बाय किया एक XYZ शेयर 100 रुपए पे। अब यहां पर आपका नुकसान कहाँ होगा? देखिए इसके ऊपर, अगर ये ऊपर जाता है तो यहां पर तो प्रॉफिट होगा, और अगर इसके नीचे जाता है, यानी अगर 100 रुपीज के नीचे जाता है, तो ये लॉस का जोन है। तो जब आप बाय साइड का ट्रेड लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बाय प्राइस के नीचे होता है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा कहां पर होगा? अगर आपने 100 रुपीज पर बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस होगा बिलो 100 रुपीज। 99 पे। ठीक है, कहीं भी ले सकते हो बिलो 100 रुपीज। 99, 98, 97, कहीं भी किसी भी रेंज में आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस इस तरह से लिया जाता है। और अगर आपने सेल किया है, सपोज आपने सेल किया है 100 रुपीज पर, तो ऊपर आपका लॉस होगा, क्योंकि हमने देखा था जब मार्केट नीचे जाती है तो इसमें सेल साइड में प्रॉफिट होता है। तो ऊपर जो है वो लॉस होगा, नीचे जो है वो प्रॉफिट होगा। तो यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा सेल साइड में, वो होगा सेल प्राइस के ऊपर, राइट। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सेल साइड के ऊपर होगा। 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, वो कितने पर भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस इस तरह से लिया जाता है सेल साइड के ट्रेड में। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सबको? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मार्जिन। तो नॉर्मली देखिए, जब भी आप कोई स्टॉक को बाय करते हैं, कुछ भी बाय करते हैं, तो बाय करने के लिए आप पैसे देने पड़ते हैं, उसी को हम मार्जिन बोल। ब्रोकर ने फिर आपको बाय करने की अनुमति दी, यानी कि आपको बोला कि अब आप कोई भी शेयर बाय कर सकते हो। तो टेक्निकली मार्जिन क्या है? मार्जिन एक टोकन अमाउंट है जो हमें कुछ भी परचेज करने से पहले या सेल करने से पहले अपने ब्रोकर के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है। यानी जो हमारा ब्रोकर है हमसे पहले मार्जिन लेता है, और फिर हम उस मार्जिन से कोई भी मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये मार्जिन क्यों लिया जाता है? तो इसका जवाब ये है कि मार्जिन इसलिए लिया जाता है ताकि गारंटीड सेटलमेंट हो पाए लॉस और प्रॉफिट की। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर मैं मार्केट में बिना किसी मार्जिन के ट्रेड करूं और मेरा लॉस हो जाए, और मैं अपने ब्रोकर को वो पैसा देने, यानी लॉस को देने से मुकर जाऊं और बोलूं कि भाई मैं लॉस नहीं दूंगा, तो जिसका प्रॉफिट हुआ है उसको किस कैसे प्रॉफिट मिलेगा? उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो मार्जिन है ये एक गारंटीड सेटलमेंट के लिए लिया जाता है। यानी जो मार्जिन है वो इसलिए लिया जाता है ताकि लॉस और प्रॉफिट का गारंटीड सेटलमेंट हो पाए। मेरी आवाज अब आपको सबको आ रही है? ब्रेक हो रही है, आ रही है, बस कभी कभी बीच बीच में ब्रेक हो रही है, दैट्स इट। देखो कंफर्टेबल हो आप सब आज यहाँ पे? बताओ पहले तो, इंटरनेट फिर आज डाउन ही रहेगा। हाँ जी सर। इतना समझ में आ रहा है? जो जो आप पढ़ रहे हो समझ पा रहे हो उसे? जी सर, जी जी। चलो ठीक है। ओके। सो अब जो मार्जिन होते हैं ना, आपने देखा कि भाई मार्जिन जो है
वो क्या होता है। अब मार्जिन ना तीन तरह के होते हैं। मार्जिन तीन तरह के होते हैं। तो पहला होता है वैल्यू एट रिस्क मार्जिन, VAR। दूसरा मार्जिन होता है जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। और तीसरा मार्जिन होता है जिसको कहते हैं हम मार्केट टू मार्केट। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो वैल्यू एट रिस्क मार्जिन होता है ये आपके इंट्राडे के रिस्क को कवर करता है। यानी मान लेते हैं जो आपका इंट्राडे का रिस्क है, किसी भी स्टॉक का जो इंट्राडे का रिस्क होता है 99.99%, वो है वैल्यू एट रिस्क मार्जिन, जो कि हर एक स्टॉक का अलग होगा। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज और सुजलॉन एनर्जी, इन दोनों में से ज्यादा रिस्क किस शेयर में है? सुजलॉन सर। बिल्कुल सही जवाब, सुजलॉन में ज्यादा रिस्क है। तो अब क्योंकि सुजलॉन में ज्यादा रिस्क है इसलिए उसका वैल्यू एट रिस्क इंट्राडे का जो मार्जिन होगा वो ज्यादा होगा, और रिलायंस का कम होगा क्योंकि उसमें कम रिस्क है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर हम एक अज्यूम कर लेते हैं, एक शेयर XYZ शेयर है और इसका जो प्राइस है वो 100 रुपए पे चल रहा है, और इसका वैल्यू एट रिस्क मार्जिन जो है वो हम मान लेते हैं 25% है। 25% ये वैल्यू एट रिस्क मार्जिन है। तो कितना मार्जिन हो गया? ये हो गया 25 रुपए। तो 25 रुपए जो मार्जिन हुआ इसी को हम क्या बोलेंगे? वैल्यू एट रिस्क मार्जिन बोलेंगे। ठीक है, यानी जो इंट्राडे का रिस्क कवर करता है। और इसे जो निकाला जाता है ना, उसका मैकेनिज्म ये होता है कि पिछले 6 महीने की वॉलिटिलिटी स्टॉक की देखी जाती है और एक्सचेंज उसके बिहाफ पर वैल्यू एट रिस्क जो है वो डिसाइड करता है। अब ये जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है ना, इसे हम लीवरेज मार्जिन बोलते हैं। लोगों में से कितने लोग, मुझे पता नहीं है कि एक्टिवली काम करते हैं, पर जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं वो एक बात जानते होंगे कि जब वो कोई पोजीशन बनाते हैं तो कई बार ना उनका मार्जिन, उनके अकाउंट में कुछ पैसा कम पड़ जाता है, और वो जो कम पैसा पड़ जाता है फिर उन्हें उधारी यानी क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लिवरेज बोलते हैं। अब ये जो लिवरेज है ये हर एक शेयर में अलग अलग तरीके से तय की जाती है कि आपको एक दिन में अगर पर्टिकुलर शेयर में आप बाय या सेल कर रहे हो तो आपको कितनी लिवरेज मिलेगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, यानी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन में हम बेसिकली वैल्यू एट रिस्क मार्जिन को ऐड करते हैं और इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का 5.1% और ऐड किया जाता है, और देयर आफ्टर जितनी भी बार वॉलिटिलिटी बढ़ती है एक्सचेंज इसे 1.5%, 1.5% इसे एंडलेसली ऐड कर सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है। तो एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज इस तरह से वैल्यू एट रिस्क मार्जिन जो है वो, सॉरी, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जो है वो तय करता है। तो यहां पर आप देखोगे इसको आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो यहां पर अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूं तो यहां पर वैल्यू एट रिस्क मार्जिन हमारा था 25 रुपीज। अब इसमें मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, 5 रुपए मान लेता हूं, यहाँ पे 100 का 1.5, चलो 1.5 ही लगा देते हैं। तो ये कितना हो गया? ये टोटल हो गया 30 रुपीज 10 पैसा। तो ये जो 30 रुपीज 10 पैसा है ये एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है, यानी इसे एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बोला जाएगा। राइट। अब इसका मतलब ये है कि आपको ये एक शेयर खरीदने के लिए 100 रुपए नहीं देने हैं बल्कि 30 रुपया पे करना है। तो आप अगर एक शेयर XYZ का खरीदते हो तो आपको 30 रुपीज पे करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट में आपको एक शेयर मिल जाएगा। राइट। तो इसको कहते हैं लिवरेज मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। अब तीसरा जो मार्जिन होता है वो होता है मार्केट टू मार्केट। तो एग्जांपल के तौर पर ये नेट पोर्टफोलियो चेंज है एंड ऑफ द डे। जब 3:30 बजे मार्केट बंद होती है
तो आपका कोई प्रॉफिट या लॉस होता है हम उसी को एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बोलते हैं। तो एक्सट्रीम लॉस सॉरी M2M बोलते हैं, मार्केट टू मार्केट। तो ये नेट पोर्टफोलियो चेंज है आपका, यानी नेट प्रॉफिट या लॉस जो इंट्राडे में आपको हुआ है। ये ला मेरी टीम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये देख रहे हैं तो एंड ऑफ द डे आपने क्या किया, तो एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि ये जो 10,000 रुपीज है नेट नेट पोर्टफोलियो चेंज हुआ आपका, यानी आपके अकाउंट में मान लेते हैं 1 लाख रुपए थे और आज 1,10,000 हो गए प्रॉफिट करने पर। तो ये 10,000 रुपीज जो है ये क्या कहलाएगा, इसी को हम बोलेंगे M2M, मार्केट टू मार्केट, राइट। तो जो भी आपका एंड ऑफ द डे लॉस या प्रॉफिट होता है उसको हम M2M बोलते हैं। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। सर आपने, मैं रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन। आज के टाइम के अंदर मार्जिन तो मिलता ही नहीं है, तो अब ये हमारे को पढ़ाने का पर्पस क्या है फिर बताने का? मतलब ये सिर्फ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट? राइट ना सर? उतना ही जानना बस, हाँ, मतलब कि एक चीज होती है मार्जिन, दैट सेट। राइट। ओके सर, ओके। तो सर ये अपने यूज का नहीं है। नहीं, नॉर्मली आजकल तो क्या होता है, सेबी ने आपको जितना आपके पास पैसा है उतना ही काम करने दिया जाता है। जी जी। तो आजकल तो लिवरेज वगैरह मिलती नहीं है, फिर भी इंट्राडे में बहुत सारे ब्रोकर दे देते हैं, गलत काम कर रहे हैं वो, बट दे देते हैं। जी सर, मैंने ये सोचा ना कि सर जैसे मान लीजिए आपने बताया कि कोई शेयर 100 रुपए का है और हाँ 30 रुपए ये जो जमा कराना पड़ेगा इसके ब्रोकर के पास, तो टोटल 130 रुपए का वो शेयर होगा, ऐसा कुछ है? ना 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 ना, जी आप ऐसा समझो ना कि जी आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, जी। आपने सिर्फ मुझे 30 रुपए दिए और मैंने बोला ठीक है आप ये खरीद लो, अच्छा बाकी अच्छा, जी पैसे जी। बाद में दे देना। जी सर, जी जी जी। तो वो मतलब हुआ इसका। जी जी जी। और बताइए किसी का कोई डाउट है इसमें या आगे चलें? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो देखिए, आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका प्राइस, दूसरा आपका लॉस प्रॉफिट, तीसरा आपके टैक्सेस और चौथा ब्रोकरेज। तो ये सभी चीजें जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन पे लगाई जाती हैं ये सभी चीजें, और ये सभी डिटेल्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड हो जाती हैं NSE के सर्वर पर, जिसे ब्रोकर के थ्रू आपको दिया जाता है आपके मेल पर, ताकि आप ये वेरीफाई कर पाए कि जो ट्रेड आपने आज के दिन किए थे उनमें आपका यही प्रॉफिट है, यही लॉस है, यही टैक्सेस हैं, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिले आपके ट्रेडिंग के बारे में या जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है उसके बारे में। इसी को कॉन्ट्रैक्ट नोट बोला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट बेसिकली आपकी स्टॉक मार्केट में वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है जो ब्रोकर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मेल आईडी पर प्रोवाइड करता है, जहां पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मैंने ही किया है, इतने प्राइस पर किया है, और उसका जो भी सेटलमेंट हुआ है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी को कॉन्ट्रैक्ट नोट बोला जाता है, और ये ब्रोकर के लिए मैंडेटरी है आपको भेजना। इसी को कॉन्ट्रैक्ट नोट बोला जाता है। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरे को एक चीज पूछनी है। मतलब मैंने अब जब मैंने जोमेटो जब खरीदा था, 15-20 दिन मेरे पास हो गए हैं उसको रखे हुए। अब मेरे पास ईमेल्स वगैरह आती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट ही होगा एक तरीके का। तो
उसके अंदर जो मेरे को ब्रोकरेज वगैरह लगेगी सर, जो टैक्सेस वगैरह कटेंगे वो तब लगेंगे जब मैं अपना शेयर को बेच दूंगा तब लगेगा, या फिर वो कैसे होगा सर? जब बाय करते हो सेल करते हो इमीडिएटली सारी चीजें लग जाती हैं। और ब्रोकरेज सर कब वो भी मैंने कहा इमीडिएटली ना, होता है बाय ब्रोकरेज करा भी? सेल किया तुरंत लग जाएगा, ब्रोकरेज भी टैक्सेस भी सारी चीजें और ऑटोमेटिकली कट जाएंगे मेरे अकाउंट से? एडजस्ट हो जाते हैं तुम्हारे अकाउंट में ही। मतलब हमें पता नहीं चलता लेकिन वो हो जाते हैं, राइट? तुम्हें क्यों नहीं पता चलता? चेक करोगे तो पता चलेगा ना। सर मैं इतना ध्यान से देखा नहीं, बट मैं आज देखूंगा इस क्लास के बाद। हम्म। और किसी का कोई डाउट है? क्लियर सर। ठीक है। अब एक टॉपिक और यहाँ पर सभी लोग जो जानना चाहते हैं, हमेशा उनकी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई जो हम काम करेंगे उस पर टैक्स किस तरह से हमें देने पड़ते हैं, राइट? तो देखो, नॉर्मली क्या ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह पहली क्लास में? क्या डिस्कस किया था? नहीं सर, नहीं नहीं किया था। नहीं सर। ठीक है। सो देखो, अभी जो आप लोग इनकम करते हो ना स्टॉक मार्केट में, तो ये जो इनकम होती है ये मेनली चार तरह की इनकम होती है। तो पहला क्या होता है, जो आप इंट्राडे में इक्विटी इनकम करते हो। इंट्राडे करते हो ना, इक्विटी मार्केट में इक्विटी में खरीदी बेची करते हो। तो जब इंट्राडे इक्विटी करोगे, उनको बाय सेल करोगे, तो इसको कहा जाता है स्पेक्यूलेटिव इनकम। देखो अब ना, हमारा जो टैक्सेशन है ना वो इस तरह से किया गया है इक्विटी इंट्राडे को, कि आप इसे बिजनेस इनकम भी मान सकते हो अगर चाहो तो, और इसे चाहो तो आप स्पेक्यूलेटिव इनकम भी मानो। अब पर एक बात है, जिस तरह से आपने देखा जो अभी हमारी टैक्स रिजीम है ओल्ड और न्यू, तो आप अगर न्यू में शिफ्ट कर देते हो तो फिर दोबारा ओल्ड में जाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जब आप टैक्स फाइल करते हो तो आपकी जो इनकम होती है इंट्राडे की, अगर वो आपने अपने टैक्स में स्पेक्यूलेटिव इनकम पहली बार दिखा दी, तो फिर जिंदगी भर आपको स्पेक्यूलेटिव इनकम ही दिखानी पड़ेगी। पर अगर इंट्राडे इक्विटी को आप बिजनेस इनकम दिखाते हो, तो फिर आपकी चॉइस है कि आप उसे बिजनेस इनकम दिखाते रहो लाइफ टाइम तक, या फिर आप स्पेक्यूलेटिव इनकम दिखाओ, ये आपके ऊपर है। पर पहली बार आपने ये डिसाइड करना होता है। और जैसा मैं दोनों केस में बता देता हूं, अगर ये बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम को आप जानते हैं किस तरह से ट्रीट किया जाता है। बिजनेस में आप खर्चे जो है डिडक्शन के तौर पर डिडक्ट कर सकते हैं, और फिर अपनी इनकम को अपने स्लैब के हिसाब से फाइल कर सकते हैं। जबकि स्पेक्यूलेटिव इनकम को आपके इनकम स्लैब में ही ऐड करके इसकी कैलकुलेशन की जाती है। सपोज करिए अगर आप 30% के ब्रैकेट में, तो स्पेक्यूलेटिव इनकम भी 30% मानी जाएगी। इसमें आप अपने खर्चों को डेबिट नहीं कर सकते, यानी डिडक्ट नहीं कर सकते। दूसरी जो इनकम होती है वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म में। अब ये लॉन्ग टर्म यानी एक साल से बियॉन्ड आप किसी भी शेयर को खरीद के बेचते हैं, तो उसे लॉन्ग टर्म बोला जाता है। तो पहला 1 लाख यानी पहला 1 लाख जो आपने प्रॉफिट किया, उस पर टैक्स है निल। पहले 1 लाख पर टैक्स है निल, यानी 1 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। पर 1 लाख के बाद जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया, उसको आपने 10% के रेट से फ्लैट टैक्स देना है। तीसरा जो आप काम करते हैं वो होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल से कम के समय में। शॉर्ट टर्म में जो भी आपका प्रॉफिट होगा, फ्लैट 15% का टैक्स रेट उस पर लगता है और आपको वो देना पड़ता है। एक लास्ट इनकम जो होती है उसे हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से होने वाली इनकम, जो एफएनओ करते हैं। इसको प्योरली बिजनेस इनकम माना जाता है। ये बिजनेस इनकम है आपकी। और जैसा आप जानते हैं बिजनेस में जितने भी आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो डेबिट कर दीजिए, आप वो डिडक्ट कर दीजिए। और जैसे ही वो डिडक्ट कर देंगे तो फिर आपको अपना टैक्स फाइल करना है, यानी ये प्योरली बिजनेस इनकम है।
इसे आप बहुत हद तक बचा सकते हैं, यानी अगर आप 50 लाख तक का भी, मैं समझता हूं कि अगर आप प्रॉफिट कर लें 1 साल के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो टैक्स देना होगा हार्डली मुझे लगता है 15 लाख पर देना होगा, और 35 लाख रुपए आप बचा सकते हैं। अब ये बचाने के लिए आपको सैलरी दिखाने की जरूरत होगी, आपके आपको रेंट दिखाने की जरूरत होगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसको दिखाने की जरूरत होगी, अपना इंटरनेट, अपना जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसको दिखाकर आप 35 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, पर 50 लाख रुपए अगर आप कमाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपको टैक्स देने में कोई समस्या होनी चाहिए, पर आप बचा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा खासा टैक्स अपना बचा लेते हैं। तो इस तरह से टैक्सेशन होता है, जो आप देखेंगे यहाँ पर इनकम जो आप जनरेट करते हैं स्टॉक मार्केट में। अब इसके साथ साथ कुछ टैक्सेस होते हैं जो आपको लगते हैं जो फ्लैट होते हैं, यानी ये तो इनकम के पार्ट पर हो गया। अब दूसरा, जब आप ट्रांजैक्शन जो आप देखेंगे यहाँ पर इनकम जो आप जनरेट करते हैं स्टॉक मार्केट में, अब इसके साथ साथ कुछ टैक्सेस होते हैं जो आपको लगते हैं जो फ्लैट होते हैं, यानी ये तो इनकम के पार्ट पर हो गया। अब दूसरा, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन पर जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शंस पर उन सर इसमें एक ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन पर था। जी, इसे मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप पूछिएगा। तो इन ट्रांजैक्शंस पर आपने क्या देना होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी जिसे हम कहते हैं। दूसरा, जीएसटी देना होता है आपने। तीसरा, आपका जो क्लियरिंग चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं। चौथा, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। और पांचवा, टर्नओवर चार्ज देने पड़ते हैं। तो ये कुछ तरीके से ये टैक्सेस होते हैं जो सरकार की जेब में जाते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और प्लस इसके बाद जो ब्रोकर अपना कमीशन लेता है सर्विसेज देने के लिए, वो ब्रोकरेज होती है। तो इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। हाँ जी, आप पूछिए सवाल। सर ये जो मैं टैक्स पे करूंगा, ये तो मैं नेट पे करूंगा ना? अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस जो हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ कुछ लॉस हुआ, उसके बाद जो नेट अमाउंट आता है उस पे पे करूंगा ना इन सब में? प्रॉफिट पे देंगे, सबसे पहले प्रॉफिट पर देंगे आप। नहीं, मान लीजिए मुझे एफएनओ या किसी भी सेक्शन में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और 50,000 का लॉस हुआ, तो मैं 1 लाख पे करूंगा या फिर नेट 50,000 पे? देखिए, प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 50,000 ही तो हुआ। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे जो लॉस हुआ उस दौरान वो भी मैं उसको मिला के जो नेट होगा अमाउंट उस देखिए, पे जो कर लूं? नेट प्रॉफिट होगा आपको हमेशा उस पर देना पड़ता है। ठीक है सर। और सर एक ये डाउट था कि ये जो आप बोल रहे हैं कि जो इंट्राडे में करता हूँ उस हाँ, पे और जो शॉर्ट टर्म। देखिए, इंट्राडे और डिलीवरी में तो साफ साफ अंतर है ना, कि इंट्राडे वाली पोजीशन तो सेम डे स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, डिलीवरी वाली अगले दिन या कभी भी आप कर सकते हैं 1 साल से कम के समय में। अच्छा, यही इसका डिफरेंस है। हाँ। ठीक है किसी का और कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। सर ये सब सर, जीएसटी मेरे वगैरह। डाउट है। हाँ जी। सर ये बोला कि जैसे ये सब जीएसटी और एसटीटी, ये ब्रोकरेज, ये सब अपन को कब लगेगा? जब जब भी आप अपन ट्रांजेक्शन करोगे, कोई भी चीज बाय या सेल करोगे, चाहे छोटा से छोटा ट्रांजेक्शन। 1 रुपए का भी खरीद लो तब भी लग जाएगा। जी जी जी। मतलब कोई भी शेयर सर अपन मैंने परचेस करेंगे तो उस पे लगेगा। बिल्कुल। सर ये टैक्स जब मैंने सेल किया तो उस समय नहीं लगता, ये मुझे बाद में पे करना होता है या उस समय कट जाता है और बाद में मुझे रिटर्न फाइल करना होगा? देखिए, सबसे पहले ना आप ये समझिए कि जैसे आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा है कभी? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी ने खरीदा होगा। हम्म। बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो क्या आप रियलाइज करते हैं कि जैसे बिस्किट का पैकेट खरीदा, सारे टैक्सेस उसी समय सरकार ले लेती है आपसे? ऐसा है ना? जी। चलिए तो मेरा। तो ठीक उसी तरह से ऐसे समझिए ना कि शेयर भी बिस्किट के पैकेट की तरह ही है। जब आप खरीदेंगे सेम टाइम पे आपको सभी तरह के चार्जेस लगा दिए जाएंगे,
पर जो इनकम टैक्स है वो तो साल के अंत में ही पे किया जाता है ना। तो जो अच्छा। इनकम यानी आपका प्रॉफिट पर टैक्स बनेगा वो तो साल के अंत में ही पे किया जाएगा। हर एक टैक्स आप तुरंत आपसे ले लिया जाता है जैसे ही आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं। सर मैंने 100 का शेयर लिया और उसे 200 का बेच दिया लॉन्ग टर्म में, तो जो मुझे 100 रुपए का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ उस पे टैक्स मैं साल के एंड में पे करूंगा वो, या वो उस समय पे करूंगा जब वो सेल करूंगा मैं? देखिए, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था ना वो साल के अंत में होता है, और ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सेम डे आपको पे करना पड़ता है, और आपकी ट्रांजैक्शन जैसे ही होती है वो डेबिट डेबिट हो जाते हैं सारी चीजें, ये सेम डे पे करते हैं। ठीक है सर। तो सर जैसे कोई भी शेयर एक मान लीजिए 100 रुपए का है, तो उस पर ये सारी चीजें इंक्लूड होकर उसका रेट बढ़ जाएगा, ऐसा क्या? करेक्ट। जी। सर इसकी कहीं डिटेल हमें मिलती है? जैसे मान लो मैं एट द एंड ऑफ द ईयर अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं मैंने साल में कितनी ट्रांजैक्शन की है, मान लीजिए मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे जो ये आपका नहीं पता ब्रोकर चल रहा होता है कि ना, मेरा। आपका जो ब्रोकर होता है हम्म। वो आपको एक टैक्स फाइल देता है। तो उस टैक्स तो फाइल में क्या होता है, वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाती है, एक्सेल में भी डाउनलोड हो जाती है। तो उसमें टोटल जो भी आपका टैक्स बनेगा, जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुई है उसका टोटल सम आप चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपने ब्रोकर की वेबसाइट से। ये हर एक ब्रोकर अपने क्लाइंट के लिए सर्विसेज देता है, और उसी को अपने सीए को आप दिखा सकते हैं, और वो सीए क्योंकि उनका तो काम ही है वो आपको हेल्प करेंगे आपका टैक्स फाइल करने में। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। सर जो इंट्राडे इक्विटी आपने बताया उसमें अगर हमने पहले ही शो कर दिया स्पेकुलेटिव इनकम, तो फिर आप बता रहे हो कि बिजनेस इनकम उसको शो नहीं कर सकते इन फ्यूचर नहीं में। कर सकते। तो सर बेनिफिशियल क्या रहेगा, बिजनेस इनकम बिजनेस ही इनकम रहेगा? दिखाओ, ओके। क्योंकि बिजनेस इनकम में आप खर्चे जो है ना अपने क्लेम कर सकते हो ना। एग्जैक्टली। राइट। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए आगे चल सकते हैं। तो देखो, इक्विटी वाला जो पार्ट था हमने क्लियर कर लिया है। अब किसी का कोई भी डाउट है इक्विटी को लेकर, या अभी तक जो हमने पढ़ा आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक क्वेश्चन था सर। आवाज आ बोलिए। रही है सर? बिल्कुल सुन पा रहा सर हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर कि जो बंदा मान लीजिए कि ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, मान लीजिए कि वो सर्विस पर्सन है, हम्म। तो इस कंडीशन में क्या करेगा? वो तो हर 1 रुपया उसका टैक्स में आएगा। देखिए क्या है कि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी सर्विस कर रहे हैं वो अपने नाम पर डीमैट हम्म। अकाउंट ना खुलवाएं, अपनी वाइफ के नाम पर, अपनी मदर के नाम पर, फादर के नाम पर खुलवाएं, जिनकी कोई इनकम हम्म। इनकम ना हो, यानी उनके पास कोई इनकम का सोर्स ना हो, तो वो सही तरीका रहता है मार्केट से पैसा कमाने का। ओके सर। क्योंकि 7 लाख रुपए तक तो अभी आपको कोई टैक्स देना नहीं है ना। राइट सर। सात हाँ। लाख अगर मार्केट से आपने कमा लिया तो आपकी जो इनकम हम्म। है, मतलब मान के चलते हैं बिजनेस इनकम आपकी है 7 लाख, तो वो 7 लाख बिल्कुल नील हो गई, मार्केट से आपकी इनकम बन गई, और उस पर कोई टैक्स भी नहीं देना आपको। राइट सर। तो वो सही तरीका रहता है। ओके सर, थैंक यू। तो आज हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। तो देखिए, डेरिवेटिव एक सेगमेंट है जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, और ये वो सेगमेंट है जहां पर एक बड़ा पैसा बनाया जाता है और एक बहुत बड़ा पैसा बनता है, साथ ही साथ इसमें रिस्क भी बहुत सारा होता है। तो अब ये डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी वो समझेंगे, और इसके यूज क्या क्या है वो समझेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए, डेरिवेटिव ना एक प्रोडक्ट होता है, और इसे फाइनेंशियल मार्केट में हम यूज करते हैं
फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए, और इसकी वैल्यू जो तय की जाती है वो अंडरलाइंग एसेट से तय की जाती है। अब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो गया, मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि चीजें आसान हो जाए। तो मान के चलिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या भाई अभी रेन होने वाली है, बारिश होने वाली है, तो आप बोलेंगे क्लाउड्स को देखकर कि सर बारिश नहीं होगी। विंड को देखकर आप बोलेंगे बारिश नहीं होगी। आप सीजन को देख सकते हैं और बोलेंगे बारिश नहीं होगी। अब ये तीनों फैक्टर्स जो है वो ये बात बोल रहे हैं कि जो बारिश होगी वो उसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, रेयर है या नो चांसेस हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं क्लाउड, विंड और सीजन, इसी को हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट्स या फैक्टर्स। इसको टेक्निकल भाषा में अंडरलाइंग एसेट्स बोला जाता है। और अगर आप इसे याद रखने के लिए आसान कोई शब्द यूज करना चाहते हैं तो इसे आप बोल सकते हैं फैक्टर्स। अब यहां पर रेन होगी या नहीं, ये देखिए हमने इस सवाल का जवाब ढूंढा कि क्या बारिश होगी, यानी जो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट है, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बारिश होगी या नहीं, और उसे प्रिडिक्ट करने के लिए हम कुछ फैक्टर्स पे नजर डाल रहे हैं जिन्हें हम अंडरलाइंग एसेट्स बोल रहे हैं, और जिनसे ये तय होगा कि बारिश होगी या नहीं। तो ठीक उसी तरह से ये जो डेरिवेटिव है ये एक प्रोडक्ट है, यानी इस केस में ये जो रेन है डेरिवेटिव प्रोडक्ट मान लेते हैं, और ये जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो तय करेंगे कि बारिश होगी या नहीं। तो ठीक उसी तरह से ये जो डेरिवेटिव होता है ये फाइनेंशियल मार्केट में एक प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता है जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स यानी कि फैक्टर्स तय करते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये प्रोडक्ट कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर डेरिवेटिव से रिलेटेड, इस डेफिनेशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जी ठीक है। सो अब ये जो डेरिवेटिव होते हैं इसका यूज क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि डेरिवेटिव का यूज क्या होता है, क्यों स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव का यूज हम करते हैं। तो देखिए डेरिवेटिव का यूज करने के लिए हमारे पास 4 रीजन है। तो सबसे पहला तो रीजन ये है कि डेरिवेटिव से प्राइस डिस्कवरी हो जाती है। तो डेरिवेटिव आर यूज्ड फॉर प्राइस डिस्कवरी आप बोल सकते हैं। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले बताना चाहूंगा किस किस चीज के लिए यूज होता है। इसको हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। तीसरा जो इसका यूज है वो हेजिंग के लिए किया जाता है। और चौथा जो यूज है वो किया जाता है स्पेक्यूलेशन के लिए। तो देखिए इन सभी चीजों के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई इसका यूज क्या है। तो पहला एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे एक XYZ शेयर है जिसका प्राइस है 100 रुपीज, और ये 100 रुपीज के प्राइस पर आपने प्राइस डिस्कवर किया कि आने वाले दिनों में ये 90 रुपए तक गिरने वाला है। तो जब यहां पर आप देखेंगे कि 10% ये करेक्ट होने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो आपने प्राइस डिस्कवर कर लिया कि ये आने वाले दिनों में 90 रुपीज का हो जाएगा। तो आपने ये प्राइस डिस्कवर कर लिया। अब यहां पर आप इस लॉस को बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आप डेरिवेटिव का यूज करेंगे, यानी डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो अब ये जो XYZ शेयर है, एक तो ये इक्विटी मार्केट में ट्रेड होता है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, यानी फर्स्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हेज सिखाऊंगा। अभी तो इक्विटी टू इक्विटी सिखा रहा हूं, फिर आपको जब डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो इक्विटी टू ऑप्शंस या फ्यूचर सिखाऊंगा। तो आज वो दिन आ गया जब मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हेजिंग की जाती है इक्विटी टू ऑप्शंस या फ्यूचर। तो अब देखिए मान लेते हैं कि अगर ये NSE में आपने शेयर खरीदा
और आप इसे इंट्राडे में ही हेज करना चाहते हैं तो बीएससी से कर सकते हैं, पर बीएससी में करने की लिमिटेशन ये है कि वो केवल इंट्राडे में ही पॉसिबल है, आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेशन होगी। और शेयर उस दिन गिरेगा नहीं गिरेगा ये भी हमें नहीं पता, हो सकता है अगले दिन गिर जाए जब आपके पास कोई पोजीशन ही ना हो, या 2 दिन बाद गिरे। तो आप ऐसे केस में जहां पर आपको दिन का नहीं पता है पर आपको पता है कि भाई अगले 5-7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ये हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, आप फ्यूचर्स में जाकर उसको हेज कर लेते हैं। यानी इसी का XYZ शेयर का जो फ्यूचर है आप यहां पर जाकर सेल कर देंगे। तो सेल कितने पर करेंगे, आपने सेल कर दिया ये 100 रुपए पर, तो आपने ये 100 रुपए पर सेल किया, और जब ये नीचे गया तो आप इस पोजीशन को 30 डेज तक ना कैरी कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसमें यहाँ पे कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है कि आप उसे केवल इंट्राडे में ही कर सकते हैं, आप इसे नेक्स्ट 30 डेज तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर से आपने क्या किया, हेजिंग करी, और हेजिंग करके आपने अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लिया। अब ये अगर 90 रुपीज गया तो यहाँ पर आपका 10 रुपीज का लॉस हो रहा है, पर यहाँ पर तो 10 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो लॉस था आपका ये कंपनसेट हो गया यहाँ से। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि आपने सबसे पहले प्राइस डिस्कवरी की, जिसके बाद आपने रिस्क को मैनेज करने के लिए हेजिंग की, और हेजिंग के बाद आपने रिस्क को मैनेज कर लिया। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट से आप क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, हेजिंग करते हैं। अब मान लेते हैं आपके पास ना तो ये शेयर है और ना ही आप हेजिंग करना चाहते हैं, तो एक और काम क्या कर सकते हैं, आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए स्पेकुलेशन मैंने आपको बताया था, जब छोटे पैसे से आप बड़ा पैसा कमाते हैं या कमाना चाहते हैं तो उसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट का जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, यहां पर आप ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम ऑप्शंस के नाम से जानते हैं। आप छोटा पैसा लगा सकते हैं ऑप्शन में और एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको स्पेकुलेशन करनी पड़ेगी, और स्पेकुलेशन के लिए जो प्रोडक्ट पर वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट में ही आते हैं। आप स्पेकुलेशन करके भी एक बड़ा पैसा कमा सकते हो, जिसके लिए आपको डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करना पड़ता है। तो यहां पर आपने देखा कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग और स्पेकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और इसकी जो शुरुआत है इंडिया में वो 2001 से की गई है, यानी 2001 से ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सर आगे ऑप्शन में कैसे ट्रेड करता है वो हम आगे सीखेंगे, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। अभी इससे देखो, अभी पता है क्या है, अभी ना सिर्फ तुम टू द पॉइंट अपने क्वेश्चंस पूछो, जो भी करना होगा वो आगे कर ही लोगे, उसमें टेंशन नहीं है। और प्रैक्टिकल तो तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है, उसमें कैसे प्रैक्टिकल करोगे। सर तो बेसिकली ये ऑप्शन जो है स्पेकुलेशंस हैं। करेक्ट। ओके ओके, एंड फ्यूचर इज डिफरेंट, वो तो हाँ फ्यूचर डिफरेंट होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। चलिए किसी का कोई डाउट नहीं, आगे चलें। अब यस यहां प्लीज। पर हम देखते हैं कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं और जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। तो प्रोडक्ट कौन से होते हैं, सबसे पहला सॉप, दूसरा वारंट, तीसरा फॉरवर्ड, चौथा फ्यूचर, और पांचवा है ऑप्शंस। अब देखिए ये 5 प्रोडक्ट हैं जो स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। और जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला शेयर जिसे आप इक्विटी भी बोल सकते हैं, दूसरा बॉन्ड, तीसरा कमोडिटी, चौथा
इंटरेस्ट रेट, और पांचवा एक्सचेंज रेट। अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर मैंने शेयर लिखा हुआ है अंडरलाइंग एसेट्स में, ये अंडरलाइंग एसेट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनमें यानी अंडरलाइंग एसेट्स में कोई भी चेंज होगा तो वो इनकी वैल्यू को तय कर देगा, यानी इनमें कोई भी चेंज होगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, तो यहां पर रिलायंस जो कि एक शेयर है, अब ये रिलायंस के शेयर है जो कि अंडरलाइंग एसेट्स हो गया, और दूसरा है रिलायंस का फ्यूचर या ऑप्शंस। अब आप देख रहे हो यहां पे मैंने फ्यूचर और ऑप्शंस लिखा हुआ है, तो रिलायंस का फ्यूचर भी होता है, ऑप्शन भी होता है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस का आपने फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो अब ये फ्यूचर क्या हो गया, ये तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो गया, रिलायंस का जो शेयर हो गया वो अंडरलाइंग एसेट्स हो गया। तो अब मान लेते हैं कि रिलायंस का जो शेयर है, यहां पे लिख देता हूं, रिलायंस का जो शेयर है वो 2300 रुपए से बढ़कर 2350 रुपए हो जाता है। तो रिलायंस का जो फ्यूचर है वो 2300 रुपए से कहां पर जाएगा, वो 2350 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो चेंज होगा वो इसकी वैल्यू को तय करेगा, क्योंकि ये अंडरलाइंग एसेट्स है, यहां पर ये अंडरलाइंग है और ये क्या है, डेरिवेटिव है। तो इसकी वैल्यू कौन तय कर रहा है, अंडरलाइंग एसेट्स, यानी रिलायंस का जो शेयर है वो तय करेगा कि रिलायंस के फ्यूचर की वैल्यू क्या होगी। यानी इनमें अंडरलाइंग एसेट्स में कोई भी चेंज जब आता है तो उसके प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी कोई भी इनमें कोई भी किसी तरह का जो चेंज होगा वो इनकी वैल्यू को चेंज कर देगा। यानी किसी भी तरह का चेंज जो अंडरलाइंग एसेट्स में होगा वो इनकी वैल्यू को चेंज कर देगा। यहां पर सबको समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर, क्लियर आ रही है बिल्कुल सर। यहां पर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लेना। जी सर। अब देखो, आप देखते हो कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो उससे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के प्राइस इंपैक्ट होते नहीं होते, मार्केट नीचे चला जाता है तो फ्यूचर भी नीचे चले जाते हैं मार्केट के। ठीक इसी तरह से जब एक्सचेंज रेट जो है उसमें चेंज किया जाता है तो भी मार्केट पर इंपैक्ट होता है। बॉन्ड के प्राइसेस जब भी आप देखते हो कि बॉन्ड रेट जब भी चेंज होते हैं उसका भी इंपैक्ट हमारे इक्विटी मार्केट पर देखा जाता है। और फिजिकल में जब फिजिकल मार्केट में आप देखते हो कि जब किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं तो आप देखते हो कि कमोडिटी फ्यूचर्स के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो और समझ पा रहे हो कि जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो किस तरह से डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वैल्यू को चेंज करती है। ये मैंने अभी एग्जांपल से आपको समझाया। अब ये प्रोडक्ट क्या होते हैं इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा स्वैप। तो बेसिकली देखो स्टॉक मार्केट में ना आपने मर्जर सुना होगा, तो मर्जर के टाइम पे हमको ये जो स्वैप है ये पहले बार समझ में आते हैं कि भाई ये क्या होते हैं, मतलब इनका यूज क्या होता है। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट में ना ये जो स्वैप्स हैं ये दो जगह यूज किए जाते हैं। एक तो मर्जर के समय में जब दो कंपनियां आपस में मर्ज करती हैं, पहला तो तब, और दूसरा इंटरेस्ट रेट स्वैप जो दो बैंकों के बीच में होता है। तो आपने देखा होगा कि बैंक्स आपस में लोन इंटरचेंज करते हैं, यानी कि जब लोन लेते हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट रेट स्वैप किया जाता है। तो ये दोनों सिचुएशंस में हम स्वैप जो है स्वैप रेशो बोल सकते हो उसको, या कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो,
ये होते हुए देखते हैं। तो स्वैप रेशो क्या होता है पहले इसे समझा दूं मैं आपको, या स्वैप क्या होता है सबसे पहले ये समझा दूं मैं आपको। तो देखिए स्वैप बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो प्री डिटरमाइंड टर्म कंडीशन पे दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में किया जाता है। यानी कि जब ये स्वैप होता है तो इससे पहले दो या दो से ज्यादा पार्टीज पहले ही टर्म कंडीशन को डिसाइड कर लेती हैं कि किस दिन होगा, किस समय होगा और किस टर्म कंडीशन पे होगा, तो उसे हम स्वैप बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा मैंने आपको बताया, मर्जर के समय में ये देखा जाने वाली एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो मर्जर में हम ये मान लेते हैं दो कंपनियों का मर्ज हो रहा है, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी। कंपनी ए के शेयर का प्राइस है 100 रुपीज और कंपनी बी के शेयर का प्राइस है 50 रुपीज। और यहां पर हम देखेंगे कि कंपनी बी जो है वो ए में मर्ज होने वाली है। तो यहां पर ये जो बी कंपनी है जब ये मर्ज हो जाएगी तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा मार्केट से। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, यानी ये जो कंपनी बी के शेयर होल्डर्स हैं, अब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर ले लिए जाएंगे और बदले में उनको, यानी ये जो 50 रुपीज के शेयर्स हैं पर शेयर, ये इनसे ले लिए जाएंगे और बदले में अब इन सभी को ये जो कंपनी ए है उसके शेयर्स जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी अब यहां पर एक रेशो अगर हम देखें तो वो 1:2 का रेशो बनेगा। यानी कि दो शेयर्स के बदले में अगर बी कंपनी के दो शेयर हम ले लें तो बदले में ए कंपनी का एक शेयर हम इनके शेयर होल्डर्स को दे देंगे। इसी को 1:2 का शेयर स्वैप रेशो बोला जाएगा। तो अब यहां पर इसी को मर्जर के टाइम पर हम जो रेशो देखते हैं उसी को शेयर स्वैप रेशो बोला जाता है, जो यहां पर मैंने आपके लिए लिखा। ठीक है, सो इसे हम शेयर स्वैप बोलेंगे। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट मर्जर के समय में देखा जाने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम कहते हैं वारंट। तो अब ये जो वारंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो कन्वर्टेबल वारंट और एक नॉन कन्वर्टेबल वारंट। एक तो होते हैं कन्वर्टेबल वारंट और दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टेबल वारंट। अब ये कन्वर्टेबल वारंट वो होते हैं जिनको इक्विटी में आप कन्वर्ट कर सकते हो और नॉन कन्वर्टेबल को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो देखिए कंपनी को ना जब लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत होती है, यानी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको 5 साल से या ज्यादा समय के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई वो वारंट इशू कर दें अपने इन्वेस्टर्स को। तो अब वारंट बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो तब कंपनी इशू करती है जब लॉन्ग टर्म में कैपिटल की उनको जरूरत होती है, सबसे पहली चीज। और जो इसके इन्वेस्टर होते हैं वो, उनके पास कंपनी एक ऑप्शन देती है अगर वो कन्वर्टेबल वारंट है तो, कि देखो मैच्योरिटी के बाद ना आप इन्हें कन्वर्ट कर पाओगे इनटू इक्विटी शेयर्स में। तो समझिए कि अगर आपने कोई वारंट खरीदा और वारंट खरीदने के बाद वो कन्वर्टेबल वारंट हुए, तो कंपनी आपको ऑप्शन दे देगी कि देखो भैया 5 साल 6 साल के बाद ये मैच्योरिटी है वारंट की, आपको क्या पैसा चाहिए अपना इंटरेस्ट के साथ, या फिर आप बदले में शेयर को कन्वर्ट कराना चाहते हैं और किस प्रोपोर्शन में आप कन्वर्ट करा सकते हैं। ये सारी टर्म कंडीशन जो है आपको वारंट में कंपनी लिखित रूप से देती है, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है और आपको ये दिया जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वारंट बोलते हैं। अब ये नॉर्मली बहुत कम कंपनियां इशू करती हैं क्योंकि कंपनीज के पास बॉन्ड का भी ऑप्शन है, डिबेंचर का भी ऑप्शन है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसीलिए ये बहुत कम यूज होने वाला एक प्रोडक्ट है। बट वारंट क्या होता है मैंने आपको बताया। तो वारंट बेसिकली वो ऑप्शंस होते हैं, अगर वो कन्वर्टेबल हैं तो इशू इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देते हैं कि मेच्योरिटी के बाद वो अपना पैसा लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर चाहें कि वो शेयर को कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस इन्वेस्टर्स के पास होता है। जबकि नॉन कन्वर्टेबल वारंट में ये ऑप्शन नहीं होता, उनको सिर्फ पैसा लेना पड़ता है मेच्योरिटी पे, क्योंकि इन्हें कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता। तो ये होते हैं वारंट।
अब तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये डेली लाइफ में यूज होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कई बार ना, आपके जो जानकार होते हैं उनके साथ आप कई बारी ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युअली आप एग्जीक्यूट करते हैं जहां पर ट्रस्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो नॉर्मली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हम आपस में कई बार एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे दो दोस्त आपस में अगर बैटिंग करें तो वो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल है। दो व्यापारी अगर एक दूसरे से कोई कमिटमेंट करें तो वो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल है। इसी तरह से डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हम करते हैं, उन्हें फॉरवर्ड का नाम दे सकते हैं। अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की पहचान क्या होती है, यानी इसकी जो ट्रेड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में एक ऐसा म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में किया जाता है, यानी इसको हम म्यूचुअली एग्जीक्यूट करते हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में ओवर द काउंटर बोल सकते हैं, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो बिना किसी लीगैलिटी के साथ किए जाएं, यानी जो बिना किसी ऐसा समझिए बिना किसी गारंटी के साथ किए जाएं, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किए जाते हैं तो इन्हें ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरा एक दोस्त है और वो चाहता है कि चलिए एक एक एग्जाम्पल है और बी, ये बी है वेंडर। अब फार्मर क्या करता है, फार्मर अपनी फील्ड में वीट प्रोड्यूस करता है और ये जो वेंडर है ये इस वीट को बाय करता है, और ऐसा ये पिछले 10 सालों से एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो फार्मर है ये हार्वेस्टिंग से पहले इससे डील करता है कि देखो 2000 रुपीज के रेट से मैं आपको वीट दूंगा और आपको मुझे पे करना होगा 2000 रुपीज, और ये जो वेंडर है ये इससे बाय कर लेता है। अब देखिए इन दोनों ने ना एक म्यूचुअल कमिटमेंट किया है। इस म्यूचुअल कमिटमेंट को हम ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। टोकन मनी नहीं दिया है, यानी यहां पर किसी तरह की कोई मार्जिन डिपॉजिट नहीं हुआ, टोकन मनी नहीं हुआ, तो यहां पे नो मार्जिन। सर ये वाली लाइन रिपीट कर दो, अभी आपका कनेक्शन चले गया था थोड़े टाइम के लिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। तो यहां पर इस वेंडर ने 200 रुपीज के हिसाब से इससे वीट खरीद लिए हैं, बट डिलीवरी अभी नहीं हुई है, केवल वर्बल कमिटमेंट हुआ है। ना ही वेंडर ने कोई फार्मर को टोकन मनी दिया है, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं और बहुत लंबे समय से व्यापार करते आ रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें किसी तरह का कोई मार्जिन डिपॉजिट नहीं किया गया। अब यहां पर मान लेते हैं वीट की कीमतें अचानक से बढ़ जाएं, तो बढ़ जाने पर ये जो फार्मर है ये बैक ऑफ कर सकता है अपनी डील से, क्योंकि किसी तरह का भी कोई लीगल एग्रीमेंट किया नहीं गया है। ठीक उसी तरह से अगर वीट की कीमतें नीचे आ जाएं तो ये वेंडर भी बैक ऑफ कर सकता है, क्योंकि किसी तरह का लीगल एग्रीमेंट या मार्जिन नहीं दिया गया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये काउंटर पार्टी रिस्क के साथ किए जाते हैं, यानी इनमें काउंटर पार्टी रिस्क रहता है। काउंटर पार्टी रिस्क से मतलब होता है कि डिफॉल्ट करने की परिस्थिति जो दोनों पार्टीज कर सकती हैं, क्योंकि मार्जिन इन्वॉल्व नहीं है। अब यहां पर ये जो वेंडर है, वेंडर बोलता है इसको कि भाई देखो मेरे घर में शादी है, तुमने बोला था कि मैं मान लेते हैं तुमने बोला था कि
21 नवंबर को मैं डिलीवरी दूंगा, पर तुम क्या मुझे 5 दिन पहले डिलीवरी दे सकते हो? ये वेंडर फार्मर को बोलता है, तो फार्मर अग्री करता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग से बना हुआ है, तो यहाँ पर इनको कस्टमाइज किया जा सकता है। यानी कि कोई भी चेंज अगर करना चाहें दोनों पार्टीज तो वो कर सकती हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें चेंज किया जा सकता है। अब यहां पर ये जो वेंडर है, जब इसको डिलीवरी मिलेगी वीट की, उसके बाद ही ये पेमेंट करेगा। यानी जो सेटलमेंट होगा ना इनका पेमेंट का या किसी भी चीज का, तो वो होगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो यहां पर जो सेटलमेंट होता है वो डिलीवरी के टाइम पर किया जाता है। इसी को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मली डेली बेसिस में भी हम कई बार करते हैं। अब यहाँ पर फॉरवर्ड पे कोई डाउट है किसी का तो प्लीज पूछो। सर फॉरवर्ड पे नहीं है, स्वैप पर है। अगर मैं पूछ सकता हूँ सर स्वैप के लिए? पूछो। सर वहां पर आपने एग्जांपल दिया था कंपनी ए और कंपनी बी का, कंपनी बी ए में मर्ज हो रही है, तो जो बी का शेयर है वो ए वालों के पास 1:2 के रेशियो के अंदर बढ़ जाएंगे। बट सर अगर जैसे मान लो कंपनी बी का शेयर का प्राइस 50 रुपए और कंपनी ए का प्राइस जो है वो 10 रुपए है, तो लॉस नहीं होगा इससे? तुम्हारे पास अगर 10-10 के 5 नोट है और मेरे पास 50 रुपए हैं, तो सेटलमेंट करना आसान है या कठिन है? दोनों की वैल्यू तो 50 रुपए है ना यार। तो तुम मुझे दे दो 10-10 के 5 ओ, नोट, या मैं तुम्हें दे दूं 1 नोट, बात तो सेम ही है। हाँ बात, बट आपने एग्जांपल दिया था जिसके पास 2 शेयर है, अगर व्हाट इफ किसी के पास 1 शेयर है तो? अभी तो एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, या तो तुम मुझे दे दो या मैं तुम्हें दे दूं, वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। नहीं समझ में ओके आया? सर, मतलब प्रॉपरली नहीं आया मेरे को अभी भी। मान 50-50 के 2 शेयर ले लिए तुमसे, बदले में 1 शेयर, टोटल वैल्यू एक्सचेंज होती है। आप ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हो तो चलिए यहाँ पे पूछे जरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई डाउट है तो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ही अगर आ जाता है, तो देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसे ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दूसरा, जब आप ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हो तो मार्जिन डिपॉजिट करना मैंडेटरी होता है। बिना मार्जिन के आप काम नहीं कर सकते हो। जब मार्जिन आपने दे दिया तो लॉस और प्रॉफिट आपको मिलना मैंडेटरी होता है, यानी सेटलमेंट गारंटी होता है। तो यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है। अब यहां पर आप चाहो इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी तरह से चेंज करना तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है। ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ध्यान रखना, इसमें किसी तरह का चेंज किया जाना पॉसिबल नहीं है। और एट लास्ट जो सेटलमेंट होता है यहाँ पर डेली बेसिस पर होता है। यहाँ पे सेटलमेंट डेली होता है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं एक्सचेंज पर, इसलिए इन्हें ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मार्जिन डिपॉजिट कराया जाता है, काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, विच मीन्स कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है।
और सेटलमेंट डेली होगा, यानी जो भी आपका लॉस या प्रॉफिट है वो डेली आपके अकाउंट से सेटल कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर किसी का कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। नहीं सर। चलिए, अब कुछ टर्म्स होती हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यूज की जाती हैं, तो उन टर्म्स को समझते हैं। तो सबसे पहली टर्म होती है जिसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। तो देखिए, स्पॉट प्राइस होता है मार्केट प्राइस जो आपकी स्क्रीन पर नजर आता है। तो स्पॉट प्राइस वो प्राइस होता है जो मार्केट में आपको नजर आता है किसी भी स्क्रिप्ट का, उसे कहते हैं स्पॉट प्राइस। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं अभी मार्केट में आपकी स्क्रीन पर गोल्ड का प्राइस चल रहा है 61,200, तो वो है स्पॉट प्राइस, और उसी को हम मार्केट प्राइस भी बोलेंगे। तो मार्केट प्राइस, स्पॉट प्राइस एक ही बात है। दूसरा जो टर्म होती है उसे हम कहते हैं फ्यूचर प्राइस। अब देखिए, फ्यूचर प्राइस बेसिकली वो प्राइस होता है जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का होता है, यानी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्राइस ट्रेड कर रहा होता है उसे हम फ्यूचर प्राइस बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एफयूटी है। इसको हम फ्यूचर प्राइस बोलते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है ये। इसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, लाइव दिखाता हूं। देखिए सब लोग ना ग्रुप पर चेक करना, जरा हमारा जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है ना उस पर चेक करो। तो मैंने अभी आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है। अभी जो स्क्रीनशॉट है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने गोल्ड का स्क्रीनशॉट भेजा है। तो ऊपर आप एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में देखो, गोल्ड का 92 रुपीज, और आपको 3 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का नजर आएगा 61,500। सर आपकी वॉइस ब्रेक हुई थी बीच में, ये स्क्रीनशॉट से दोबारा से बता दो। एक्सट्रीम लेफ्ट में आप एक बार देखेंगे 58,092 रुपीज का जो भाव है वो स्पॉट प्राइस है। और दूसरा यहां पर आप देखोगे कि 61,500 जो प्राइस चल रहा है ये फ्यूचर का प्राइस है। यानी आप अगर गोल्ड को अभी खरीदने के लिए जाते हो तो आपको प्राइस देना होगा 58,000 रुपीज का। पर अगर आप फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना चाहते हो तो आपको अभी प्राइस देना होगा 61,500 का। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का और स्पॉट प्राइस ये दोनों चेक कर लो। जो आपको मार्केट में पे करना है वो हो गया स्पॉट प्राइस। जो फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट उसे हम कहते हैं फ्यूचर प्राइस, जो डिफरेंट होते हैं। स्पॉट और फ्यूचर प्राइस नॉर्मली डिफरेंट ट्रेड किए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? जी सर, क्लियर है सर। एक और चीज, जब फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा हो, जैसे स्पॉट प्राइस है हमारे एग्जांपल में 58,092, ये स्पॉट प्राइस है मान लेते हैं। तो जब इसके ऊपर प्राइस चलेगा तो इसको हम बोलेंगे प्रीमियम, और जब इसके नीचे प्राइस चलेगा फ्यूचर का तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट। तो जब भी स्पॉट प्राइस के ऊपर मार्केट में प्राइस होते हैं फ्यूचर के तो उनको बोला जाता है प्रीमियम, और जब भी स्पॉट प्राइस के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहे होते हैं तो उनको बोला जाता है डिस्काउंट। तीसरी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं लॉट साइज। अब लॉट साइज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब नॉर्मली आप देखते हो कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट ना
हर एक शेयर की अलग होती है। देखो दो तरह से आप काम करते हो। पहला इक्विटी मार्केट में, तो देखो जब इक्विटी मार्केट में आप काम करते हो ना, तो आप सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो, एक शेयर भी खरीद सकते हो, 100 शेयर भी खरीद सकते हो। अब ये आप तय करते हो कि कितने शेयर आपको खरीदने हैं, एक खरीदना है 100 खरीदना है, आप तय करोगे। पर जब आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो फ्यूचर में तो स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है। फ्यूचर में स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टैंडर्ड का मतलब है जो चेंज ना हो, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी। तो यहां पर मान लेते हैं, यहां पर लॉट है किसी भी शेयर का 250 शेयर्स का, तो आपको 250 शेयर्स ही खरीदने पड़ेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो आप। तो इसी को लॉट साइज बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं। अब ये जो लॉट साइज है ना, इसे डिसाइड कैसे किया जाता है, उसके पीछे का एक मैकेनिज्म बताता हूं आपको। तो नॉर्मली क्या होता है, तो सर ये वॉइस जो कट गई थी बीच में, एक बार रिपीट करेंगे?